हेलो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें हमने उसकी विशेषताएं और अन्य चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। अब हम उसी के आगे सामाजिक परिवर्तन के कारक अर्थात कौन कौन से कारण हैं जिससे समाज में परिवर्तन आता है, इनको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कारक है वो है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। इसका मतलब है कि कई बार प्रकृति भी समाज में परिवर्तन लाती है। कैसे? जैसे हम कहें कि प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों के अंदर आज हम उन शक्तियों को गिनते हैं जो हमारी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई हैं, जैसे जंगल, पहाड़, वर्षा, ऋतुएं, पृथ्वी, आकाश, सर्दी, गर्मी, मौसम, भूकंप, बाढ़। ये सब चीज़ें जो हैं ये भौगोलिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और कई बार मानव ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास तो किया है, फिर भी इस प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से कई बार वो बच नहीं पाता। अचानक किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आना, भूकंप आना या ज्वालामुखी का फट पड़ना, अकाल पड़ना या कोई बड़ी महामारी आना, ये सब चीज़ें समाज में भयंकर परिवर्तन लाती हैं। वर्तमान में अगर आज हम देखें तो कोरोना बीमारी ने हमारे पूरे समाज के ढांचे को ही बदल के रख दिया, क्योंकि ये अचानक एक साल पहले जो बीमारी आई, ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से पूरे देश में, भारत में, विदेशों में, सब जगह तेज़ी से फैली। इसने पूरे समाज के ढांचे को इतना ज़्यादा परिवर्तन कर दिया कि हमारा पूरा समाज ही बदल गया। कई लोगों की नौकरियां गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई, पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए, बहुत सारे समाज बदलते गए, लोगों का रहन सहन, खान पान, इस पर बहुत फ़र्क पड़ गया। तो आज ये जो परिवर्तन है ये प्राकृतिक या भौगोलिक कारक का ही उदाहरण है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी ने हमारे पूरे समाज के ढांचे को बदल दिया। परिवार में लोगों में आपस के झगड़े, तनाव, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, भय, ऐसी बहुत सी चीज़ें समाज में आज हमको इस महामारी के प्रभाव से नज़र आने लगी हैं। तो ये पहला कारण है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। दूसरा है प्राणशास्त्रीय जैविकीय। इसका मतलब है कि ऐसे चीज़ें जो हमें माता पिता से हेरिडिटी में प्राप्त होती हैं, उनके कारण भी जनसंख्या का परिवर्तन नज़र आता है या जनसंख्या से समाज में परिवर्तन बदलता है। आज हमारा शरीर कैसा है, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच, शारीरिक मानसिक योग्यता, हमारे विवाह की आयु, हमारा कद काठी, ये सब पूरे समाज को बदल देते हैं। किसी समाज के अंदर कहीं जन्म दर ज़्यादा है, कहीं मृत्यु दर ज़्यादा है, कहीं औसत आयु बहुत अधिक है, कहीं बहुत कम है। तो कहीं पुरुषों की दर समाज में मृत्यु दर बहुत अधिक है तो वहाँ विधवाओं की वृद्धि होगी। कहीं अगर हम देखें जो बच्चों की शिक्षा और इन सब का भी समाजीकरण प्रभावित होगा। तो ये सब चीज़ें समाज के अंदर तेज़ी से परिवर्तन लाती हैं, क्योंकि इन्हीं से पूरे समाज में बहुत सारी चीज़ें हमको नज़र आती हैं। आज नई नई आविष्कार हुए, मशीनें आई, इसने भी हमारे समाज के ढांचे को बदल दिया। तो ये सब प्राणशास्त्रीय जैविकीय परिवर्तन भी सामाजिक ढांचे को बदलता है। तीसरा है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारक का मतलब है कि समाज की रचना को जनसंख्या बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। किसी भी समाज की जनसंख्या की रचना, वहाँ का आकार, जन्म दर, मृत्यु दर या देशांतरगमन, जनसंख्या की कमी या बहुलता, स्त्री पुरुषों का अनुपात, वृद्धों बालकों की संख्या, ये सब चीज़ें समाज के ढांचे को बदलती हैं। कई लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग बाहर से आकर हमारे देश में बस जाते हैं, आपस के संघर्ष बढ़ता है, महामारी फैली कोई भी तो उससे भूखमरी होगी, गरीबी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, लोगों के मकान, भोजन, यातायात के साधन, इनकी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें माता पिता और संतान के संबंध, पति पत्नी के संबंध या तलाक की बढ़ती हुई दर पूरे समाज के ढांचे को हमारे बदल रही है। तो इससे कई प्रकार का संघर्ष समाज में जन्म लेता है। चौथा, प्रौद्योगिकी कारक। क्योंकि प्रौद्योगिकी भी आज नई नई चीज़ें हमारे समाज के अंदर नज़र आ रही हैं। आज इतनी ज़्यादा उन्नति जो समाज हमारा कर रहा है उद्योगों के कारण, तो नई नई मशीनों का आविष्कार होगा तो वो भी समाज के ढांचे को बदलेगा। क्योंकि आज कई चीज़ें जो हाथों से निर्मित होती थी उनका स्थान अब बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया। तो इससे
मानव को वहाँ से उन जगहों से नौकरी से हटा दिया गया। अब वो चीज़ें स्वतः मशीनों के द्वारा पैदा होने लगीं। आज महिलाएं कार चलाना उनके लिए आसान हो गया। वो आज बड़े बड़े पदों पे काम करने लगी, क्लब जाती हैं, समाज की गतिशीलता बढ़ी है। उसका सीधा प्रभाव आज हम देखें तो हमारे पूरे पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है। भारत में नई नई उद्योग धंधे खुलते गए, संयुक्त परिवार खत्म हुए, एकल परिवार बढ़ते गए, लोग अपना घर छोड़ छोड़ कर दूर दूर जाकर बसने लगे। क्योंकि आज जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी नौकरी या वो व्यवसाय अपने उसी पारंपरिक क्षेत्र में ही कर पाएगा। उसे कहीं भी नौकरी के कारण या व्यवसाय के कारण मजबूरन अपना शहर छोड़ना पड़ता है, तो वो नई जगहों पर जाकर बसता है, नई संस्कृति अपनाता है, उसकी वैल्यूज़ बदलती हैं, उसकी सोच बदलती है, तो पूरे समाज का ढांचा इन प्रौद्योगिक कारकों से परिवर्तित होता रहता है। पांचवा है आर्थिक कारक, क्योंकि आर्थिक कारक भी समाज में परिवर्तन लाते हैं। जैसे आज हमारे समाज में संपत्ति का स्वरूप, उसकी प्रकृति या संपत्ति का बंटवारा, लोगों का रहन सहन, वर्ग संघर्ष, उत्पादन के साधन कैसे हैं, ये सब चीज़ें भी समाज के ढांचे को बदलती हैं। क्योंकि आर्थिक ढांचा समाज में परिवर्तन जब लाता है तो पूरे समाज की व्यवस्था ही बदल जाती है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन न होने के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। जैसे जैसे समाज में आज हम देखें कि उत्पादन के साधनों और संपत्ति पर जो दो प्रकार के वर्ग मार्क्स ने बताए थे, एक पूंजीपति और श्रमिक, इन दोनों के बीच एक वर्ग संघर्ष की व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। तो समाज में अगर हम देखें तो जनसंख्या का स्वास्थ्य, उनकी आयु, उनका रहन सहन या तलाक की दर, सामाजिक विघटन की प्रक्रिया, अपराध, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, भिक्षावृत्ति, मद्यपान की समस्या, ये सब आर्थिक स्थिति के कारण ही जन्म लेती हैं। आज जब मनुष्य के पास पैसा नहीं होगा या अत्यधिक पैसा होगा तो उसका सीधा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। तो आर्थिक ढांचा भी सामाजिक परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक कारक, क्योंकि समस्त मानव संबंध, मनुष्य की सोच उसके मस्तिष्क से पैदा होती है। आज मनुष्य की सोच ने ही उसे चांद तक पहुंचा दिया। उसने नए नए आविष्कार करने शुरू किए, वो बड़ी बड़ी बीमारियों की खोज कर पाया है। आज इतनी बड़ी कोरोना जैसी जो बीमारी हमारे समाज में आई, अब इसका टीका हमारे समाज में कई कंपनियों ने निकाल लिया। तो ये सब मनुष्य की सोच और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप वो इन बड़ी बड़ी चीज़ों को पैदा कर पाता है। आज मनुष्य जो चांद तक पहुंच गया, बड़े बड़े देशों, दूर तक देशों की यात्रा कर सकता है, हमारे नए नए फैशन की चीज़ें आ रही हैं, इनका सीधा संबंध समाज पर पड़ता है। क्योंकि समाज में मनुष्य जब असंतुलन स्थिति पैदा हो जाती है तो उसका सीधा प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है और समाज में कई समस्याओं को जन्म देता है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। अब राजनीतिक कारक कैसे है कि आज देखें, समाज में हम इतिहास उठाकर देखें तो पहले का जो समाज था, जो प्राचीन समाज था, उसमें जो एक पुरुष सत्ता के रूप में पूरा परिवार संभालता था और वो धीरे धीरे फिर आगे चलकर अलग पीढ़ियों में वो धीरे धीरे अपनी सत्ता को आगे की ओर बढ़ाता था। लेकिन जो राजनीति है जो हमारे भारत के अंदर हमें नज़र आती है, तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक इस राजनीतिक सत्ता ने भी या हमारी सरकार ने भी समाज में हर क्षेत्र में परिवर्तन किया है। कहीं कोई सरकार है, कहीं कोई सरकार है। लोगों का विश्वास एक सरकार के प्रति ज़्यादा है तो दूसरी सरकार के प्रति बिल्कुल कम पाया जाता है। जो व्यक्ति जिस सरकार से जुड़ा है वो केवल अपनी ही सरकार के या अपने ही लोगों को हर चीज़ लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। लोग आपस में इसी द्वेष भावना, संघर्ष की भावना से जीवन जीते हैं और एक दूसरे में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें भी समाज के ढांचे को बदलती हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी समाज में बदलते हैं, क्योंकि जब मनुष्य का समाज बदलता है और हमारी संस्कृति की भौतिक अभौतिक विशेषताएं बदलती हैं तो अपने आप समाज में प्राचीन कुरीतियों का अंत होता है और हम लोग प्रथाएं, प्राचीन जनरीतियों को छोड़कर नए तरीके अपनाकर अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। जैसे आज हम कहें, बाल प्रथा खत्म होती नज़र आ रही है, दहेज प्रथा खत्म होती जा रही है। तो धीरे धीरे लोग जब शिक्षित हो रहे हैं, आज कन्याएं, महिलाएं भी पुरुषों की तरह
बड़े बड़े पदों पर उनके समान काम कर रही हैं, धर्म का प्रभाव समाज में धीरे धीरे घटता नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें समाज में असंतुलन पैदा करता है। कोई एक चीज़ बहुत तीव्र तेज़ी से बदलती है तो कहीं दूसरी चीज़ बिल्कुल शिथिल पड़ी रहती है, और इसी को सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा गया है। तो ये सब चीज़ें समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है वैचारिक। विचार समाज में कई प्रकार के परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि मनुष्य के विचारों से आज अगर हम देखें तो कला, साहित्य, धर्म ये सब चीज़ें बदलती हैं। आज विश्व को भारत में मार्क्स कहता है कि दो खेमों में बटा हुआ है, एक तरफ पूंजीपति और एक तरफ साम्यवादी राष्ट्र हैं। तो विचारों में परिवर्तन भी हमारी प्रथाएं, संस्थाएं, रीति रिवाज, कानून इनको बदलता है। एक विचारधारा को जो लोग मानते हैं, वो जो राजनीतिक दल, तब वो दूसरी विचारधाराओं को लेकर जो सरकार बनाते हैं, इन दोनों में आपस में द्वेष की भावना पैदा करते हैं और जो समाज में नए नए परिवर्तन लाती है। और लास्ट है महान लोगों की भूमिका। कि इतिहास अगर उठाकर हम देखें तो आज मनुष्य का जो इतिहास है उसमें इतने प्राचीन समय से लेकर कई बड़े बड़े महान नेता हुए हैं। उन्होंने हमारे समाज को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है। उन महान व्यक्तियों ने हमारे समाज की घटनाओं को नया मोड़ देने, नई दिशा देने, आंदोलनों को जन्म देने, समाज में कुरीतियों को ख़त्म करने में, इन सब चीज़ों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने समाज में सुधार के प्रयास किए। हर व्यक्ति ने अपने तरीके से समाज के ढांचे को बदला है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पूरे सामाजिक परिवर्तन के कारकों के रूप में नज़र आती हैं। थैंक यू।